आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एमएसजिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको गुरुसर की पौराणिक सिख लड़ाई 1631 साका सुनाएंगे। गुरुसर की लड़ाई श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा मेहराज के पास लाला बेग और कमर बेग के साथ 1631 में लड़ी गई तीसरी लड़ाई थी। भारी बाधाओं के बावजूद इस लड़ाई में मुगलों को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। मुगलों के पास 35,000 की मजबूत सेना थी, जबकि गुरु हरगोबिंद की तरफ से केवल 4,000 की संख्या थी। ये लड़ाई सर्दियों के मौसम में लड़ी गई थी और गुरु जी ने सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध कर रखा था। चूंकि मुगल उस क्षेत्र की परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई के लिए अच्छी तरह से योजना नहीं बनाई थी। प्यारा सिंह पदम के अनुसार लड़ाई 1634 में हुई थी, लेकिन ज्ञानी ज्ञान सिंह के अनुसार लड़ाई 1631 में हुई थी। ये तिथि अधिक स्वीकार्य प्रतीत होती है। संघर्ष का कारण था घोड़े छीनना। गुरु हरगोबिंद साहिब बठिंडा के अर्ध रेगिस्तानी बंजर भूमि में चले गए। अमृतसर से मालवा क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते समय छठे सिख गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने साथ ले लिया, लेकिन कुछ समय के लिए दरोली में रुकने के बाद उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने परिवार के साथ करतारपुर भेज दिया। इसके तुरंत बाद गुरु और लाहौर के सूबेदार के बीच दो घोड़ों को लेकर एक घटना घटी। एक बार काबुल और पेशावर से संगत गुरु से मिलने आ रही थी। भाई बख्तमल, भाई तारा चंद, भाई दयाल चंद अन्य मसंदों के साथ संगत का नेतृत्व कर रहे थे। तवारीख गुरु खालसा के अनुसार संगत की कुल संख्या 1000 से 1200 के बीच थी। संगत में सेठ करहोरी मल नामक एक प्रसिद्ध घोड़ा व्यापारी और गुरु साहिब का भक्त था। वह अफगान क्षेत्र में गुरु का एक समर्पित और महत्वपूर्ण भक्त था। उसने दो शानदार घोड़ों को पाला और प्रशिक्षित किया था, जिन्हें वह गुरु को देना चाहता था। गुरु के दरबार की यात्रा पर घोड़ों ने पंजाब भर में अपनी यात्रा के दौरान कई प्रशंसकों को आकर्षित किया था और कई धनी लोगों ने भाई करहोरी मल को एक राजसी राशि देकर घोड़ों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी। हालांकि भाई करहोरी मल ने हमेशा जवाब दिया कि ये घोड़े उनके नहीं थे, बल्कि ये घोड़े गुरु के थे। लाहौर पहुंचने से पहले उनकी सुंदरता की अफवाह मुगल गवर्नर के कानों तक पहुंच चुकी थी। घोड़ों के एक शौकीन संग्रहकर्ता ने भी युवा सिख को प्रत्येक घोड़े के लिए एक छोटा सा भाग्य देने की पेशकश की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। इसलिए संगत के लाहौर छोड़ने से पहले सूबेदार के गुर्गों ने शानदार घोड़ों को जबरन छीन लिया और उन्हें लाहौर किले के ऊपरी प्रांगण में गवर्नर के अस्तबल क्षेत्र में ले गए। गवर्नर ने करहोरी मल को 5,000 रुपये का चेक भी दिया। सेठ बहुत दुखी हुआ और उसके उदास चेहरे के साथ संगत अमृतसर, तरनतारन, गोइंदवाल, खडूर आदि जगहों पर गई। हरिके को पार करके वे सुधार गांव, आज गुरुसर सुधार के रूप में जाना जाता है, पहुंचे, जहां उस समय गुरु साहिब निवास कर रहे थे। गुरु साहिब से मिलने के बाद पूरी संगत प्रसन्न हुई, लेकिन सेठ करहोरी मल दुखी था। उसने कमाज बेग द्वारा दिया गया चेक रख लिया और रोया कि उसके गुरु के घोड़े लाहौर में मुगल गवर्नर द्वारा छीन लिए गए थे। गुरु साहिब ने कहा कि वे ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो उच्च पद पर हैं, लेकिन गरीब लोगों और राष्ट्र के विषयों के लिए उचित विचार नहीं करते हैं। गुरु जी ने सेठ जी को चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि उनके घोड़ों का दान गुरु के दरबार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और घोड़े जल्द ही अपने सही स्थान पर वापस आ जाएंगे। भागू भाई भागा, भाई विधि चंद, भाई जैता। चूंकि मुगल सेना को उस स्थान पर पहुंचने में 4 दिन लगते, इसलिए सिखों ने आने वाले युद्ध के लिए तैयार होने के लिए समय का उपयोग किया। मालवा की संगत सिख सेना को भोजन और ठंड के मौसम में गर्म रखने के लिए आवश्यक सामान मुहैया करा रही थी। राय जोध और कीरत भट्ट की कमान में सिख सेना ने एक जलाशय के पास डेरा डाला। काबुल के सूबेदार लाला बेग और उनके भाई कमर बेग 35,000 सेना के साथ तैयार थे। ऐतिहासिक विवरणों में काबुली बेग, इस्माइली खान, नाहर खान, जालम खान, शमश बेग आदि कुछ सेनापतियों के नाम दर्ज हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने इन सेनापतियों को गुरु की सेना पर हमला करने का आदेश दिया था। मुगल फौज सेना में रायकोट के राजपूत और आंध्रू और हलवारा के रंगगढ़ भी शामिल थे। हसन खान गुरु साहिब के आने जाने पर नजर रखने के लिए लाला बेग ने हसन खान को गुरु साहिब की जासूसी करने के लिए भेजा था। खान ने खुद को एक सिख के रूप में तैयार किया और गुरु की फौज सेना में शामिल हो गया। खान को दुश्मन का जासूस मानते हुए भाई राय जोध ने खान को गिरफ्तार करवाकर गुरु साहिब के सामने पेश किया।
उसे दंडित करने के बजाय गुरु साहिब ने उसे यह कहते हुए वापस भेज दिया कि वह लाला बेग को बता दे कि वे मुगल हमले के लिए तैयार हैं और उसे सभी सिख तैयारियों और स्थितियों के बारे में सूचित करें। हसन खान ने लाला बेग को गुरु की सेना के सभी स्थानों और तैयारियों के बारे में बताया और यह भी कहा कि गुरु साहिब एक निडर योद्धा हैं और वे किसी भी हमले को झेलने के लिए तैयार हैं। गुरु साहिब की खान की प्रशंसा सुनने के बाद लाला बेग ने उसे काफिर कहा और उसे अपनी सेना से बाहर निकाल दिया। हसन खान उदास चेहरे के साथ गुरु साहिब के पास लौटा और उन्हें बताया कि लाला बेग ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। गुरु साहिब ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह जल्द ही लाला बेग के बजाय काबुल का सूबेदार होगा। हालांकि कसम बेग और शमश बेग, लाला बेग का बेटा, ने रात में हमला करने का फैसला किया, इसलिए 10,000 की सेना के साथ कसम बेग, शमश बेग, काबुली बेग, कमर बेग, गुल खान और भीखन खान ने हमला कर दिया। स्थानीय रेत के तूफान के कारण रात धूल भरी थी और कम रोशनी में इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बिधि चंद 1000 सिखों के साथ युद्ध में शामिल हो गए और बल के साथ हमला किया। भाई जेठा, भाई मीतू, भाई मंच, भाई भोमा सभी शेरों की तरह लड़े। मुगल सेना के 25,000 लोग मृत पड़े थे या भाग गए थे। लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी थीं। जमीन लाल पर्दे की तरह थी। मृतकों की अनगिनत तलवारें और नेजा पड़े थे। जब लाला बेग ने देखा कि उसके अधिकांश सैनिक पराजित हो गए हैं, तो गुस्से में हसन खान ने गुरुजी को बताया कि लाला बेग, कमर बेग खान, काबुली बेग, शमश बेग, कसम बेग और हसन खान कहाँ हैं। गुरुजी ने अपने धनुष से निशाना साधा और उनके तीर ने लाला बेग का मुकुट उसके सिर से उतार दिया। मुगल सेना ने इसे एक बुरा शगुन माना। जब विरोधी सैनिकों ने गुरुजी को देखा तो वे उनसे डर गए। भाई राय जोध, सलेम शाह और भाई बिधि चंद अपनी सभी शेष सेनाओं के साथ युद्ध में शामिल हो गए। गुरुजी हसन खान के साथ थे और तीर चला रहे थे जब काबुली बेग गुरु साहिब की ओर बढ़ा। उन्होंने पहले तीरों से, फिर तलवारों और हाथापाई से युद्ध किया। काबुली ने गुरुजी पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। बदले में गुरुजी ने तलवार से हमला किया और उसे मार डाला। भाई जोध शाह ने गुरुजी पर एक गीला कपड़ा डाला और कमर बेग पर हमला भलन ने कासिम बेग को मार डाला और शमश बेग भी मारा गया। जब लाला बेग के सभी रिश्तेदार मारे गए तो इस्माइल खान, अब्दली जालम खान, नाहर खान, हबशी खान आदि जैसे अन्य सेनापतियों ने हमला जारी रखा। उनसे लड़ने वाले सिखों में सलीम शाह, बिधि चंद, चौधरी चौहर, भाई दुलत, भाई जेठा, गुरु का शेर, भाई भक्ता, भाई नंदा, भाई सिंधा आदि थे। गुरुजी घायल हो गए लेकिन उन्होंने लाला बेग के साथ युद्ध किया और जयकारा जय बोलो बाबा नानक जी की के साथ उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। हबशी जैसे अन्य सेनापतियों को भलन बरार ने मार डाला। गुलबेग खान को बिधि चंद ने मार डाला। इस्माइल खान को रायलाल ने मार डाला। बहलोल खान को भाई जैता ने मार डाला। अन्य तुर्क भाग गए और हार मान गए। सिखों ने दुश्मन को खदेड़ दिया और हरा दिया। परिणाम दूसरी तरफ समीर बेग और उनके 2 बेटे शम्स बेग और कासिम बेग भी मारे गए। मुगल सेना मृतकों और घायलों को छोड़कर लाहौर भाग गई। सिखों ने भागते हुए दुश्मन को नहीं रोका। गुरु साहिब ने जीत की याद में गुरुसर नामक एक टेंट बनवाया। नाथने गांव के पास गुरु साहिब ने मुगल सेना के साथ एक और मुठभेड़ में जीत हासिल की। परिणाम, गुरु जी ने युद्ध के मैदान में मुगलों के सभी हथियार भाई राय जोध को दे दिए और घायल सैनिकों को पट्टियां लगाईं। गुरु जी और उनके सिखों ने उनके घावों पर मरहम भी लगाया। भाई जेठा, भाई मंच, भाई भोमा, भाई नीतू, भाई कटारू और भाई भूरा और अन्य सिखों की लाशें शहीद हो गईं। कुल संख्या लगभग 1273 थी। गुरु जी ने संगत को एक गहरा कुआं खोदने का आदेश दिया और सभी मुसलमानों के शवों को दफना दिया। फिर गुरु जी ने अपने हाथों से सिख मृतकों का अंतिम संस्कार किया। लाला बेग की तलवार किसी ने चुरा ली थी और गुरु साहिब ने कहा कि तलवार रखने पर अभिशाप लगता है और वह मालिक को जीवित नहीं रहने देगी। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास, कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।